क्या आपने कभी ऐसे कस्बे के बारे में सुना है जहाँ पर हर अमावस्या की रात को एक लाश मिलती है? एक लाश जिसका धड़ नहीं होता है और उसके माथे पर एक बहुत ही अजीब सा निशान होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस लाश के दाएं हाथ का अंगूठा गायब होता है। आज की कहानी एक ऐसे कस्बे की है जो जंगलों के बीचों बीच बसा है और उस कस्बे के पास एक बहुत पुरानी सी गुफा है और उस गुफे में कुछ औरतें रहती हैं जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। और वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि हर अमावस्या की रात को ये चुड़ैलें उसी गुफे में ले जाकर निर्दोषों की बलि चढ़ाती हैं। आज की डरावनी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई अफवाह नहीं है, बल्कि हरिपुर नाम के उत्तर प्रदेश के एक गाँव का डरावना सच है। क्योंकि ये कहानी है एक खूनी अमावस्या रात की, उस काले धुंध से भरे राज की, जहाँ सवाल के पीछे एक और ज्यादा डरावनी सच्चाई छुपी है। आज की कहानी सुपर इंटरेस्टिंग लेकिन डरावनी भी होने वाली है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है 1980 की और उत्तर प्रदेश के हरिपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी समझ से परे था। अब हरिपुर एक ऐसा कस्बा था जो बहुत ही सुंदरता में बसा हुआ था। बीचों बीच पूरा जंगल था, आसपास नदी थी और वहीं रहता था एक जगदीश नाम का लकड़हारा। अमावस्या की रात थी और क्योंकि जगदीश के कमाने का बस एक ही चारा था, लकड़ियों को काट कर उसे बेचना। अगले दिन उसे बहुत सारी लकड़ियां बेचने की डिमांड आई थी, इसीलिए वो अमावस्या की रात में भी उस जंगल में जाता है और लकड़ी काटता है। लेकिन जैसे ही जगदीश जंगल के अंदर जाता है उसे एक बदबू सी महसूस होती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद ये जंगल की आग तो नहीं। वो इस बदबू का पीछा करते हुए जंगल में और अंदर जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब भी वो पीछे मुड़कर देखता था तो उसे कोई दिखता नहीं था। एक बार तो उसने चिल्ला कर भी पूछा कि कौन है मेरे पीछे, लेकिन किसी का आंसर नहीं आया। लेकिन पीछे मुड़कर प्रश्न पूछने के बाद जब जगदीश आगे मुड़ता है तो वो देखता है कि आगे काला धुआं फैला हुआ है और जैसे ही वो धुआं थोड़ा सा कम हुआ उसने एक औरत को देखा जो काला साड़ी पहनकर खड़ी थी। उसका चेहरा उसके बालों से छुपा हुआ था, लेकिन उसी बालों के उस तरफ से उसकी लाल आंखें चमक रही थी। और उसके बाद जो जगदीश ने देखा वो देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके जस्ट सामने पड़ी हुई थी एक लाश जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। जगदीश उस लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही डरावनी हालत में था। उस लाश का सर तो था लेकिन उसका धड़ गायब था और उस लाश को बहुत ही डरावने तरीके से एक दूसरे में सीला गया था। यानी बीच में सर है और साइड में हाथ और पैर लाश के अंदर सील के रखे गए थे। उसके बाद उस लाश के माथे पर एक गोल सा निशान भी था जो शैतान का प्रतीक था। उसके अलावा जैसा मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था, दाएं हाथ का अंगूठा भी गायब था। ये देखते ही जगदीश बहुत डर गया। वो भागकर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देता है। लेकिन पुलिस उसे बताती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2 महीने में दूसरा केस है। दरअसल पुलिस को पिछले अमावस्या की रात में भी एक लाश मिली थी और उस लाश की कंडीशन भी एग्जैक्ट इसी तरीके की थी जिस तरीके से इस लाश की कंडीशन थी। मतलब उसका दाहिने हाथ का अंगूठा गायब था और उसके माथे पर शैतानी निशान था। अब कहानी में एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऑफिसर हायर किया जाता है जिसका नाम होता है रवि। रवि अपने सारे ही पुलिस कांस्टेबल के साथ पूरा जंगल छान मारता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि इन दोनों ही इंसानों को मारने से पहले उनके दोनों अंगूठों को काट दिया गया था। ये बात रवि को बहुत अजीब लगी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रही थी, लेकिन आने वाली अमावस्या में जो होने वाला था वो हरिपुर का पूरे तरीके से इतिहास ही बदलने वाला था। उसी अमावस्या वाली रात की बात है। एक अजय नाम का डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से घर लौट रहा था। कुछ ही दिन पहले अजय का एक बेटा हुआ था जिसका वो काफी साल से इंतजार भी कर रहा था। लेकिन जब अजय अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर की सारी ही लाइट्स बंद है, सिर्फ बाहर कुछ दिए जल रहे थे। अजय अपनी पत्नी को बार बार बुला रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी बाहर रखे हुए दिए में से वो एक दिए को उठाता है और आसपास देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन तभी अचानक से सामने एक औरत प्रकट होती है, एक औरत जिसकी बहुत तेज लाल चमकती हुई आंखें थी। और जब अजय ने उस औरत को ध्यान से देखा तो वो औरत और ज्यादा डरावनी होती गई। अब अजय ने जैसे ही उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो, तो वो औरत एकदम से गायब हो गई। लेकिन कहानी तो अब और ज्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि तभी उसे अपने बच्चों की चीख सुनाई देती है। और जब आवाज का पीछा करते हुए अजय बेडरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा वहां पर बैठकर रो रहा था। और स्ट्रेंज बात यह है कि वो बच्चा उसी दिशा में देख रहा था जिस दिशा में वो औरत गायब हुई थी, वो लाल आंखों वाली औरत। तभी अजय का मोबाइल नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो अपने मोबाइल को उठाने के लिए नीचे झुकता है वो देखता है कि उस बेड के नीचे उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है और सेम उसी डरावने तरीके से उसके सिर और उसके हाथ पैरों को आपस में सिल दिया गया है और धड़ गायब है। ये खबर पता चलते ही हमारी कहानी का इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर रवि तुरंत अजय के घर पहुंचता है। एंड गाइस, सबसे शॉकिंग बात यह है कि अजय की पत्नी का भी अंगूठा गायब था
और उसके चेहरे पर भी वो गोल शैतानी निशान था। जब रवि ने पूछताछ की तो अजय ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद रवि के होश उड़ गए। अजय बताता है कि उसने कई साल तक कोशिश की थी, लेकिन उसके घर में कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था। तभी किसी ने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, अगर उनसे तुम मिलोगे तो हो सकता है वो बच्चा कराने में तुम्हारी हेल्प कर पाए। इसीलिए अजय अपनी पत्नी को लेकर उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक काली साड़ी वाली औरत आती है और वो अजय को मना कर देती है। सिर्फ उसकी पत्नी को लेकर गुफा के अंदर जाती है। अजय बाहर वेट कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद अंदर से बहुत तेज चीखों की आवाज़ आती है, लेकिन अजय को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद जब अजय की पत्नी बाहर आती है तो उसके दाएं हाथ का अंगूठा कटा हुआ था। अजय ने जब पूछा कि ये क्या हुआ, तुम्हारा हाथ क्यों काट दिया उन लोगों ने, तो उसकी पत्नी ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट ज़रूर हो गई। वेल गाइस, सॉल्यूशन तो हो गया, यानी वो प्रेग्नेंट तो हो गई, लेकिन अजय की पत्नी का व्यवहार पूरी तरीके से चेंज हो गया था। और ये सिर्फ अजय की ही फैमिली में नहीं हुआ था। वो 2 लाशें जो मैंने कहानी की शुरुआत में बताई, यानी एक बड़े बिजनेसमैन की लाश विष्णु की और दूसरा जो नीरज की लाश बताई, टोटल अभी तक 3 लाशें मिल चुकी थी और तीनों के ही घर में उन चुड़ैलों से कोई ना कोई कनेक्शन था। अजय का कहना था कि वो औरतें बहुत ही डरावनी चुड़ैलें हैं। दरअसल वो सोल्यूशन देने के चक्कर में गाँव के मासूम लोगों को अपने पास बुलाती हैं, उसके बाद उनका अंगूठा काटकर उन पर कब्जा कर लेती हैं और उनकी आत्मा की डील शैतान से कर लेती हैं, ताकि वो ज़्यादा सालों तक जिंदा रह पाएं और उनकी स्किन चमकती रहे, वो सुंदर रह पाएं। जब अजय ने ये सारी कहानी रवि को सुनाई तो रवि के होश उड़ गए, और अगर वो औरतें ऐसा कर रही हैं तो उसे गिरफ्तार करना चाहता था। लेकिन रवि को शायद पता नहीं था कि वो चुड़ैलों को कैसे गिरफ्तार करेगा। इसीलिए वो अपने कांस्टेबल्स के साथ जंगल के अंदर जाता है और अमावस्या की ही रात को जाता है, ताकि वो उन्हें रंगे हाथों पकड़े। लेकिन ये बात किसी तरीके से उन चुड़ैलों को पता चल जाती है, और जब तक रवि उस गुफे में पहुंचता है वहाँ बस बहुत सारा खून था, हड्डियाँ थी और काला धुआं था। वो औरतें कहाँ गई कोई नहीं जानता। लेकिन गाइस, आज तक हरिपुर के लोग उस जंगल वाले गुफे से डरते हैं, और ज़्यादातर लोगों ने 99% लोगों ने तो उस गुफे के पास जाना ही छोड़ दिया है। इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की, और सच में हरिपुर के पास एक गुफा तो है, लेकिन ये कहानी कितने हद तक सच है और झूठ है ये तो हरिपुर के लोग ही बता पाएंगे। पहले अगर आप हरिपुर से हो या आपके कोई दोस्त हैं जो हरिपुर से हैं तो पूछ कर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या ये कहानी सच है या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत मिथ्या। और आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चुड़ैलें हो सकती हैं जो अपनी उम्र को सही रखने के लिए, अपनी स्किन को चमकते रहने देने के लिए कुछ लोगों की बलि देती हों, और मारने के बाद ये एक ऐसा पागलपन है कि सर को, हाथ को और पैर को आपस में सिल कर फेंक दिया जाए, या फिर शायद शैतान ये करने के लिए मजबूर करता होगा, क्योंकि जो भी लाशें मिलती थी उनके माथे पर शैतान का एक सिंबल मिलता था। तो क्या शैतान के साथ ये औरतें कोई सौदा कर रही थी अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके सारे ही कमेंट्स को हम पढ़ेंगे। बाकी अगर आपके पास नेक्स्ट स्टोरी के लिए कोई सजेशन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ये सजेशन भी आप में से ही किसी ने दिया था जिसे हमने इस स्टोरी में कवर किया। बाकी आई होप आज की कहानी आपको सुपर इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। और ऐसी ही और ज़्यादा डरावनी कहानियाँ समय के साथ आपके सामने होंगी, लेकिन मेक श्योर करना कि आप आने वाली कहानियों को मिस ना करो। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग लेकिन डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं वो औरतें उड़ती हुई आपकी खिड़की के बाहर तो नहीं खड़ी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।